वेलकम टू गौरव ITA क्लासेज। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव ITA क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये सीरीज चल रहा है डे 42 का। एक सेकेंड, ये सीरीज हमारा चल रहा है डे 42 का, जिसमें कि हम करने वाले हैं टोटल 418 क्वेश्चन। और इन्हीं 418 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा 25, और आप हर एक क्वेश्चन पे ले पाएंगे 2 मार्क, यानी कि 50 मार्क का आपका टोटल एग्जाम होने वाला है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। बाकी और भी क्वेश्चन आएंगे जिन्हें सब टोटल मिला करके 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर क्वेश्चन पे 2 मार्क है। इसमें हम करने वाले हैं डे 12। इससे पहले हम 11 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पे सबसे ऊपर वाला प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 2023 करके लिखा हुआ होगा। वहाँ पे जा करके यहाँ से पहले वाला सारा का सारा वीडियो देख लीजिए। और इसमें हम करने वाले हैं 105 से 110 तक, मात्र 5 क्वेश्चन हम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी है जो कि फुल फॉर्म से रिलेटेड है, और फुल फॉर्म वाला 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही 25 क्वेश्चन में से। तो आप सभी फुल फॉर्म वाले को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आप 2 बार पढ़ के भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फुल फॉर्म वाला एक छोटा सा भी, अगर एक शब्द भी, एक अक्षर भी मिस कर जाते हैं तो वहाँ पे आपका गलत आंसर टिक हो जाएगा। इसलिए आप फुल फॉर्म को पूरी शिद्दत से याद कर लीजिए, ठीक है। PDF चाहिए तो गौरव ITA क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और सारा का सारा PDF लीजिए, जो इससे पहले पढ़ाया गया वो भी और आगे जो पढ़ाया जाएगा वो भी। आप सभी वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि देखिए हमें तो जितना मेहनत लगना था लगा दिया मैंने आपके लिए वीडियो बनाने में। अब आपका काम है इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में, क्योंकि ये क्लास 10 आदमी देखे तो भी उतना ही मेहनत लगा मेरा, अगर 100 आदमी देखे तो भी, और 1000 आदमी देखे तो भी, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। चाहे मेहनत मेरा कितना भी मैं कर लूँ, जब तक आप लोग शेयर नहीं करिएगा तब तक ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास नहीं पहुँच पाएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप सभी उनके पास वीडियो को पहुँचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। कम से कम अंतिम समय में भी वो पढ़ के पास कर जाए और आपका भी नाम ले, ठीक है। चलते हैं आज क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन ही है, जो कि फुल फॉर्म से रिलेटेड है, और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार भी आपके पेपर में जरूर मिलेगा, ये नहीं तो कोई और, लेकिन फुल फॉर्म वाला जरूर मिलेगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है PPE मीन्स, यानी कि PPE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। आपको यही याद करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ऑप्शन के भरोसे नहीं रहना है। अगर ऑप्शन के भरोसे रहेंगे तो हो सकता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्टिव और यहाँ पे लिखा है प्रोडक्टिव। एक अगर आप शब्द मिस कर जाते हैं, एक वर्ड मिस कर जाते हैं, तो आप वहाँ पे गलत आंसर टिक करके आ जाइएगा और आपका 2 मार्क चला जाएगा बोड़ा में, ठीक है। इसीलिए आप सभी जो भी फुल फॉर्म है उसे आप जी पे रट्टा मार लीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ऑप्शन देखना पड़ जाए। देखिए PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल मतलब कि निजी, प्रोटेक्टिव यानी सुरक्षात्मक, जो सुरक्षा करे आपका, इक्विपमेंट मतलब होता है युक्ति, यानी कि वो युक्ति जो आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा करे, उसे ही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहते हैं। जिसके अंदर हमारा शामिल होता है हैंड ग्लव्स, उसके बाद चश्मा यानी कि गॉगल्स, इसके बाद आपका जो शू है वो, उसके बाद जो सर पे लगाते हैं हेड, यहाँ पे हेड ऑफिस को बचाने के लिए हेलमेट, चाहे आप ईयर प्लग लगाते हैं, चाहे आवाज़ से बचने के लिए, चाहे आप मास्क लगाते हैं यानी कि धूलकन से बचने के लिए, इन सब के लिए जो उपयोग करते हैं, जो वस्तु आप अपनाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, वही होता है PPE। और इन सारे वस्तुओं के समूह को कहते हैं PPE किट्स, ठीक है। तो PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी बढ़िया से याद कर लीजिए। आप सभी जितना हो सके, जितना बार रिवाइज करना होगा कर लीजिए। इससे ना हो तो कॉपी पे 2-4 बार लिख लीजिए, ताकि आपको स्पेलिंग मिस्टेक ना हो एग्जाम में और आप गलत करके ना आए, ठीक है। हो जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। प्रोडक्टिव मत मार देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है प्रोडक्टिविटी कैन बी इनकरेज्ड बाय ऑफरिंग, यानी कि कौन सा ऑफर दे करके, पेशकश यानी पेशकश करके, यानी कि उसको उत्साहित करके, क्या करके हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए है केवल प्रशिक्षण। नहीं, केवल प्रशिक्षण से आपका काम जो है, उत्पादन जो है, बेहतर तरीके से और अधिक से अधिक नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ कहिए किताब पढ़ा करके कि ऐसे ऐसे होता है, जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं करा, सिर्फ पढ़ा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अगर सिर्फ आपको ऐसा किया जाए, और ये तो एम्प्लॉयबिलिटी है, इसकी में किसी भी प्रकार की कोई भी जो प्रैक्टिकल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको इस तरह से भाषण दे करके सुना दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो थ्योरी होता है उसमें आपको प्रशिक्षण के साथ साथ, यानी कि पढ़ाने के साथ साथ, आपको
जॉब का अनुभव भी कराना चाहिए, जहाँ मशीन काम कर रहा है, जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसको दिखाना चाहिए किस तरह से काम हो रहा है, तभी आपका उत्पादन बढ़ सकता है। तो केवल प्रशिक्षण से नहीं होगा, केवल जॉब साइट अनुभव से, यानी आपने उसे कुछ पढ़ाया लिखाया नहीं और उठा के डाल दिया मशीन पे, देखो कैसे कैसे काम करता है, तुम्हें भी करना पड़ेगा, तो फिर तो वो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी है इंस्पिरेशन, यानी कि उत्साह, प्रोत्साहन, यानी कि आप कह सकते हैं इसे मोटिवेशन। वो नहीं मोटिवेशन कि तुम ये कर सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेन के आगे जा करके कहेगा कि हम इस ट्रेन को रोक देंगे चलते हुए, ये मोटिवेशन, इतना मोटिवेशन नहीं देना है उसको, ठीक है। मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ती है, जॉब साइट की भी अनुभव पड़ती है और प्रशिक्षण की भी अनुभव पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी में इन सभी का मिला जुला रूप है। ये कह रहा है प्रशिक्षण और नौकरी का अनुभव, यानी कि आप किताब पढ़ाएंगे भी और साथ ही साथ उसे जाकर के मशीन पे सिखाएंगे भी, तो आपका उत्पादन बेहतर हो पाएगा। सिर्फ उत्साहन देने से या फिर केवल जॉब साइट पे ले जाने से या फिर केवल प्रशिक्षण देने से कुछ नहीं होगा। जब तक उसे प्रशिक्षण नहीं दीजिएगा, जब तक उसे जॉब साइट पे नहीं ले जाइएगा, तब तक कोई काम नहीं होगा। यानी कि दोनों काम इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन कर रहा है, यानी 108वां क्वेश्चन कर रहा है। डैश प्रोटेक्ट, यानी कि क्या है जो बचाता है हैंड्स फ्रॉम कट्स, यानी कि हाथ को कटने से, बर्न्स और हार्मफुल लिक्विड, यानी कि जलने से, और हार्मफुल यानी कि जो कहते हैं खतरनाक हो सकता है, हार्मफुल मतलब आपके लिए उपयोगी जो नहीं है, अनुपयोगी है, उस लिक्विड से। लिक्विड में आप इसे सबसे मान सकते हैं तेजाब, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक पदार्थ है, जो कि आपके शरीर को जला सकता है। ठीक है, यानी कि हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो इसका ऑप्शन एकदम गधा से गधा बच्चा भी होगा वो भी सही आंसर मार के आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दस्ताने, यानी कि ग्लव्स। हाथ को जलने से बचाना है तो चश्मा थोड़े ना पहनेगा कोई, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। या फिर कान का प्लग लगा क्या करेगा, हाथ अगर जलिए जाएगा तो फिर कान में प्लग लगा क्या, वो सुनेगा नहीं कि अपने चिल्ला रहे हैं, अपने नहीं सुन रहे हैं, इसलिए कान में प्लग लगाएगा। या फिर हेलमेट, या हेलमेट जो है वो हेड ऑफिस बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हेड ऑफिस मतलब आपका सर, क्योंकि अगर सर काम करना बंद कर देना तो शरीर कितना भी उछल ले कोई काम नहीं करता, और शरीर काम करेगा कैसे अगर सर काम करना छोड़ दे, तो उसे तो बायोलॉजिकली डेथ माना जाता है। इसलिए हेड खोपड़ी को बचाने के लिए, यानी हेड ऑफिस को बचाने के लिए हेलमेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया गया है हाथों को बचाने के लिए, तो हाथ को बचाने के लिए हम दस्ताना का प्रयोग करते हैं। ये इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। आराम से पढ़िए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मजेदार है। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एंट्री लेवल जॉब आफ्टर ITI फॉर, देखिए इसमें कह रहा है कि आप ITI करके डायरेक्ट किस पद पे नहीं हो सकते। इंटीरियर डिजाइन, यानी कि अंदर के जो डिजाइनर, यानी कि जो कि किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर जो काम कर रहे हैं, उसके लिए ये कह रहा है। यानी कि इनमें से कौन सा जो है इंटीरियर डिजाइन के लिए ITI के बाद सीधे प्रवेश की नौकरी नहीं है। आपको मिल सकता है, आप अगर 5-10 साल काम कर चुके हैं तो आपको मिल सकता है, लेकिन सीधे पहुंच गए कि हमें दे दो यही स्पेशलिस्ट का काम, तो ये तो नहीं हो सकता ना। स्पेशलिस्ट ही इसका सही आंसर होगा। यानी कि अगर आप अभी ITI करके जस्ट पहुंचे हैं और आपको कहे कि स्पेशलिस्ट बना दें हम आपको, तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आपको स्पेशलिस्ट नहीं बना सकता। स्पेशलिस्ट का मतलब होता है उसका ज्ञाता। जैसे कि कोई मशीन के बारे में अगर कोई स्पेशलिस्ट है, इसका मतलब है वो मशीन का हर पार्ट जानता है, कब मूवमेंट करेगा, कैसे क्या होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, वो मशीन का हर एक पार्ट जानेगा, उसे कहते हैं उस मशीन का स्पेशलिस्ट। इसी तरह से कोई पढ़ाने का स्पेशलिस्ट होता है, कोई किसी का स्पेशलिस्ट होता है, कोई खेलने का स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट का मतलब होता है उस क्षेत्र में उन्होंने महारत हासिल कर ली है, वो उन काम में पूरी तरह से निपुण है। तो आपको ITI के बाद सीधे स्पेशलिस्ट की नौकरी नहीं मिल सकती। आप अगर 5-10 साल काम करेंगे, आपका एक्सपीरियंस होगा, तो फिर आपको स्पेशलिस्ट की नौकरी मिल सकती है, लेकिन डायरेक्ट जो कहिए स्पेशलिस्ट ही बन जाएंगे, ये संभव है, संभव नहीं असंभव है, ठीक है। चलिए ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग मिल सकता है, आप ITI करेंगे तो उसके बाद ट्रेनिंग ही करेंगे, यही तो निश्चित है, ठीक है। जूनियर इंटीरियर डिजाइन, हाँ उसके साथ आप काम कर सकते हैं, जूनियर यानी उसके पीछे पीछे सीख सकते हैं, सीखने के बाद फिर आप स्पेशलिस्ट बनिए। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है डिजाइन सहायक, यानी कि उसका सहायक भी बन सकते हैं, कोई बात नहीं, ये भी बन सकते हैं। यानी कि ये तीनों जॉब तो आप बन सकते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि ये कह रहा है कौन सी नहीं बन सकती, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मेक्स अस ऑफ सम टूल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ देन, यानी गुणवत्ता प्रणाली में समस्या समाधान के लिए कुछ उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, निम्न में से कौन नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें से जो है ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है, ये है 4D और 5S मेथड, ये कभी भी उपयोग में लाया ही नहीं गया अभी तक में, ठीक है। और ये 5D
और 5S में से ये तो जापानी मेथड है, यानी कि ये तरीका है, यानी कि अपने सेपरेट जॉब को रखने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये तो होगा ही सही आंसर। और फिशबोन डायग्राम, हाँ ये भी डायग्राम है। इसके बाद कैजन मेथड, ये 5S का ही एक प्रकार है। तो कुल मिला के ये इसका जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ये उपयोग नहीं किया जाता और यही इसका राइट आंसर है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक